सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का इतिहास विषय का पाठ 4 मुग़ल साम्राज्य का आगे का प्रकरण 17वीं शताब्दी व उसके बाद मुग़ल साम्राज्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि 16वीं शताब्दी में प्रमुख मुग़ल सम्राटों के बारे में, उनके द्वारा चलाए गए प्रमुख अभियान और उनके द्वारा किए गए प्रमुख युद्धों के बारे में, उनके उत्तराधिकारी कौन कौन थे, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि 17वीं शताब्दी में और उसके बाद मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा ही धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित हो गए, यानी कि गरीबी को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी, यानी कहीं ज़्यादा गरीब था कोई व्यक्ति तो कहीं कोई ज़्यादा अमीर। तो शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें यह पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। यानी कहने का मतलब कि 8000 मनसबदार थे और इनमें से केवल 445 को ही उच्च पद प्राप्त था। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। यानी कि जितने मनसबदार थे उसका सिर्फ 5.6% मनसबदारों को ही वेतन अनुमानित जो राजस्व होता था वो उन्हें वेतन के रूप में दिया जाता था। मुग़ल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगाते थे। तो इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। यानी कि जो मुग़ल सम्राट हैं और उनके मनसबदार हैं, जो उन्हें राजस्व से आय प्राप्त होती थी, उस आय को वो कहाँ खर्च करते थे, तो वो वस्तुएं खरीदते थे। तो इन वस्तुओं से जिनसे वो खरीदते थे उनको फ़ायदा होता था, जैसे शिल्पकार हैं, है ना, क्योंकि वो ही इन चीज़ों की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना ज़्यादा था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। यानी उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, इसलिए उनके पास धन नहीं बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे और वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, जैसे औजार या अन्य वस्तुओं में खर्च करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। और ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, यानी जो थोड़े अमीर किसान हैं, वो शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजनों को ही ज़्यादा लाभ मिल पाता था। मुग़लों के कुलीन वर्गों के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुग़ल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न सम्राटों के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। यानी जैसे जैसे मुग़ल सम्राट है वो अपने पतन की ओर जा रहे थे, वैसे वैसे उनके जो सेवक थे वो खुद ही अब शक्तिशाली बनने लगे। इनमें से तो कुछ ने नए वंश स्थापित कर लिए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुग़ल सम्राट को ही अपने स्वामी के रूप में मान्यता देते थे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे, और इसके बारे में हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। जिस समय 16वीं सदी में मुग़लों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा और रानियां थे। इनमें से एक प्रमुख थे ओटोमन तुर्की के सुल्तान, उसका नाम था सुलेमान। उसके राज्य में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की तरफ हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य में मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फ़ौजों ने बगदाद और इराक पर भी हथिया लिया। मोरक्को पर उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन सेना का पुनर्गठन किया
और पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। अब सम्राट को अल कानूनी का खिताब दिया गया। अल कानूनी का मतलब होता है विधि निर्माता, यानी कानून का निर्माण करने वाला, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम और कानून बनाए गए थे और इन नियमों का एक ही लक्ष्य था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखकर प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी टैक्स से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं तो हमें इंग्लैंड की शासक जो कि रानी एलिजाबेथ, ईरान का सफ़ाविद शासक शाह अब्बास और इनमें से कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच, जो कि इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है, ये भी है। ये उसी समय अकबर के समकालीन शासक थे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।